तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रॉडबैंड में किस टाइप की दो प्रकार की सर्विस यूज़ होती है उसके बारे में हम उसे कवर करेंगे, है ना। तो और है ना, तो मैं आपको सामने स्क्रीन जो होगे वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन सभी को दिख रही है? सभी विद्यार्थियों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है डायल अप कनेक्शन। इंटरनेट के बारे में आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। डायल अप कनेक्शन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मॉडेम का उपयोग करता है। मॉडेम के माध्यम से ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट की सर्विस जो होती है स्टार्ट कर पाते हैं। मॉडेम कंप्यूटर को स्टैंडर्ड फ़ोन लाइनों से जोड़ता है, जो डेटा ट्रांसफ़र माध्यम से के रूप में हमें काम करता है। एक डायल अप कनेक्शन स्थापित किया जाता है जब दो या दो से अधिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ने के लिए एक पब्लिक स्विच नेटवर्क का उपयोग करता है, जिसे हम पीएसटीएन कहते हैं। पीएसटीएन का फुल फॉर्म जो होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। जब कोई उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन शुरू करता है तो मॉडेम इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब आईएसपी के एक फ़ोन नंबर को डायल करता है, जो डायल अप कॉल प्राप्त करने के लिए नामित होता है। आईएसपी तब कनेक्शन स्थापित करता है, जो आमतौर पर लगभग 10 सेकंड का लेता है। उसमें कई बार बीपिंग की भी आवाज़ आती है। डायल अप कनेक्शन के लिए हम इसी टर्मिनोलॉजी का जो है उपयोग जो है हम करते हैं। यहाँ तक सभी को मेरे ख्याल से बातें क्लियर आ रही होंगी पूरी-पूरी। क्या हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं? सभी को क्लैरिटी है यहाँ पे? ठीक। सभी तो हम उसी के ये आज से लगभग 9 8-9 साल पहले जब इंटरनेट सर्विस को चलाया गया था, उस समय ब्रॉडबैंड सर्विस नई-नई आई हुई थी। ब्रॉडबैंड सर्विस के पहले डायल अप कनेक्शन चला करता था। डायल अप कनेक्शन में टेलीफ़ोन लैंडलाइन फ़ोन घर में लगा हुआ रहता था। उस टेलीफ़ोन में जो वायर आया करता था, उस वायर को निकाल के कंप्यूटर के पीछे एक नेटवर्क पोर्ट हुआ करता था, उसमें लगाया जाता था। है ना? और जब उसमें लगाया जाता था तो उसके बाद फिर एक डायल अप कनेक्शन बनाया जाता था। जैसे एक छोटा एग्ज़ाम्पल बीएसएनएल का लूँ तो बीएसएनएल में एक डायल अप कनेक्शन बनाया जाता था। एक आईडी डाली जाती थी, एक पासवर्ड डाला जाता था। तो जब जो विद्यार्थी, चूँकि उस समय मैंने ये डायल अप कनेक्शन बनाया था, उस समय इंटरनेट नया-नया था। हम जब अपने विद्यार्थी के उसमें थे, तो डायल अप कनेक्शन से इसको बनाते थे। होता ये था इसमें कि इसकी स्पीड जो होती थी बहुत कम हुआ करती थी। आप जो 4G का नेटवर्क आज के समय में आप देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले केवल 50 केबीपीएस से भी कम की स्पीड चला करती थी। मतलब www.yahoo.com यदि हमने एंटर किया है तो लगभग ये 20 सेकंड के बाद ओपन हो पाता था। और 20 सेकंड के बाद जब हम इसे ओपन कर लेते थे, उसके बाद ये चला करता था। तो सर्विस इस टाइप की थी। और लगभग यदि हम 1 घंटा उसको लगातार चलाते थे, मतलब डायल अप सर्विस को चलाते थे, 1 घंटा यदि हमें नेट चलाना हुआ तो फिर उसके ₹10 कटा करते थे। और यदि इसी बीच में यदि किसी ने आपको फ़ोन लगा दिया, इसी बीच में यदि आपके घर में किसी ने फ़ोन लगा दिया, तो वो जो सुविधाएँ होती थी वो कट जाती थी, मतलब नेट आपका कट जाता था। मतलब जो जिस 1 घंटे के लिए हमने अपना इंटरनेट का उपयोग किया, वो ना होके फिर इस रूप में वो यूज़ होने लगता था। इसी में वही जो लाइन जो आप सामने देख रहे हो ना, वो यहीं लिखी है कि लगभग 10 सेकंड तक बीपिंग की ही आवाज़ आया करती थी। डायल अप कनेक्शन स्थापित होने के बाद ये तब तक सक्रिय रहता था जब तक कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाते। आमतौर पे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सॉफ्टवेयर या मॉडेम यूटिलिटी प्रोग्राम के माध्यम से चला करता था। यदि किसी की इनकमिंग कॉल, वही जब बात मैं आपको अभी बता रहा था कि यदि किसी की इनकमिंग फ़ोन कॉल यदि आपके कनेक्शन में आ जाती थी तो बाधित हो जाता, मतलब कनेक्शन टूट जाता था। नियम ये कहता था कि यदि आपने 1 घंटा
डायल अप कनेक्शन बनाया है, इंटरनेट के लिए बनाया है, तो वो 10 रुपए चार्ज करते थे। और बीच में यदि एक बार भी लाइन कट जाती थी, मान लीजिए आपने उस सर्विस को केवल 20 मिनट ही यूज किया, तो चूंकि उस समय जो दर हुआ करती थी वो 1 मिनट का 2 रुपए फोन कॉल लिया करते थे। उस समय से आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, एक फोन कॉल करने के 2 रुपए लगा करते थे। तो चूंकि 20 मिनट हमने यूज कर लिया, तो 20 दूनी 40, मतलब 40 रुपए बिल आया जाया करता था। क्योंकि उस समय हम भी कॉलेज के समय में ही थे, इतना ज्ञान हम लोग को भी नहीं था कि ये सर्विस कैसे लगती है। तो उस जमाने में हमारे घर का जो बिल आया था, इसका इंटरनेट का जो बिल आया था, लगभग 4,500 रुपये आया था। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जिसके घर का बिल 4,500 रुपये आएगा उसको कितनी डांट नहीं पड़ी होगी। पर उस डांट की वजह से ये हुआ कि हम सीख गए। सीख क्या गए? कि डायल अप कनेक्शन के जरिए एक कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे लाते हैं। देखिए, हमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं, जो आप सीधे मोबाइल पे इंटरनेट चला लेते हैं, उन्हें संघर्ष नहीं देखा। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष ये होता है कि यदि आपके घर में कंप्यूटर है और मैं आपसे कहूं कि आप इसमें इंटरनेट लेके आइए, तो एक बड़ी कहानी है। आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को तो मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा होगा कि शायद अपने मैं आपको एक कंप्यूटर सिस्टम ला के दे दूं, इसमें कह दें कि आप इंटरनेट चला के दिखाइए, तो कहाँ से वायर आएगा, कहाँ से कनेक्टिविटी आएगी, कहाँ से आईएसपी आएगी, क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या रहेगा। तो जब हम इसे धीरे धीरे उस प्रोसेसिंग में लाते हैं, तब हम इस चीज को आधे से ज्यादा जान पाते हैं कि हाँ, की सर्विस कैसे क्षेत्र में आई। देखिए, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी, क्योंकि कम आबादी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नहीं हुआ करता था। आज हम जो 4G की सर्विस चला रहे हैं, पहले ये नहीं हुआ करती थी। 2G नेटवर्क हुआ करता था और 2G पे ही काम हुआ करता था। 2G का यदि हम स्पीड देखें, तो आपने अपने कॉलेज लाइफ में 2G की स्पीड देखी है। 2G स्पीड में लगभग 30 से 40 मिनट तक तो ये लगता था कि हाँ, वेबसाइट कुछ हो गई। मान लीजिए हमको अपनी कोई फाइल डाउनलोड करना है, और मुश्किल से वो 30 MB की है। 30 MB का तो अब एक गाना ही आता है सिर्फ, यूट्यूब में आप जो देखते हैं। तो 30 MB का गाना डाउनलोड करने के लिए करीबन करीबन 1.5 घंटे लगा करते थे। और आज के समय में आप कभी कोई आपसे किसी विद्यार्थी से कहूँ कि आप इसे गाना डाउनलोड कर लीजिए, तो आप आसानी से कोई ना कोई गाना आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आप में से कितने विद्यार्थियों ने गाना डाउनलोड किया है अभी तक, कोई बता पाएगा? गाना आपने कभी डाउनलोड किया है? गाना डाउनलोड करने के बाद आपने क्या किया उसका, कैसे किया होगा? अच्छा, तो गाना आसानी से डाउनलोड हो जाता था पहले। कितनी देर में हो जाता है आपका गाना डाउनलोड? 10 सेकंड में हो जाता था। सोचिए, हम लोग को उस जमाने में जब एक गाना डाउनलोड करना रहता था, तो हमें डाउनलोडिंग में फंसा देते थे और लगभग 1 घंटा के बाद आते थे। और 1 घंटा के बाद वो गाना डाउनलोड हो जाता था, और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग स्पीड चलती थी। इस टाइप से ये नेटवर्क हुआ करता था, इस टाइप की नेटवर्क की सर्विस थी। और फिर ये पूरा का पूरा कारनामा चला करता था। प्रोसेसिंग स्पीड जब बढ़ी धीरे धीरे, तो फिर कहानी आगे की तरफ बनी, और फिर ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम यूज करने लगे। इसी के आगे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। स्क्रीन सभी को दिख रही होगी, शेयरेबल होगी, सभी देख पा रहे हैं? ठीक। उसके बाद डायल अप के बाद यदि कोई सर्विस आई, तो वो आई लीज्ड लाइन। हाँ, डायल अप के बाद यदि कोई कनेक्शन आया, तो वो लीज्ड लाइन आई। दूरसंचार कॉमन कैरियर द्वारा स्थापित 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्थायी टेलीफोन कनेक्शन को लीज्ड लाइन कहा जाता था। डेडिकेटेड पॉइंट्स हुआ करते थे, मतलब जो सीधे जो ऑफिस हुआ करते थे वहां से सीधे घर तक आते थे। आमतौर पर भौगोलिक रूप से दूर के कार्यालयों को जोड़ने के लिए व्यवसाय द्वारा लीज्ड लाइन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः डायल अप कनेक्शन के लिए विपरीत, एक लीज्ड लाइन हमेशा सक्रिय रहती है। कनेक्शन के लिए शुल्क एक निश्चित मासिक दर है। ली लाइन का मासिक शुल्क 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी और सर्किट की गति पर निर्भर करता था, क्योंकि कनेक्शन किसी और के संचार को आगे नहीं बढ़ाता था, और कैरियर की गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखता था, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त होता रहे। उदाहरण के लिए T1 चैनल में एक प्रकार की लीज्ड लाइन है जो कि अधिकतम 1.544 Mbps। T1 की जो आप स्पीड देख रहे हैं, उसके सहायता से आप उसे यूज
कर पाते थे। जैसे T1 चैनल एक प्रकार की लीज्ड लाइन है, और 1.5 एमबीपीएस। आज आप जो जियो की स्पीड चला रहे हैं आप अपने मोबाइल पे, कितनी एमबीपीएस का प्लान है? आपको कुछ आइडिया है आपके मोबाइल पे कितने एमबीपीएस की स्पीड आती है? 4 एमबी तक जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा। अब आजकल हम वेब सीरीज देख रहे हैं, एयरटेल के प्लान आ रहे हैं, कोई G5 आ रहा है, MX प्लेयर आ रहा है। क्योंकि आप उस कद पे आ चुके हैं कि आपको चीज़ें जाननी होंगी, तो उसमें एक अच्छी स्पीड यदि आपको मिलती है तो आज के विद्यार्थी वेब सीरीज देख पाते हैं। ये सोचिए कि यदि डायल अप सर्विस रहा होती, तो आज हम जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या जिस वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, तो देखना तो नामुमकिन था कि आप नहीं देख पाते। तो कनेक्शन को डेटा, ये तो बात लिखी हुई ना कि आपका जो कनेक्शन है वो डेटा को और ध्वनि को संचार के लिए अलग अलग लाइनों में विभाजित कर सकते हैं। एक हाई स्पीड डेटा सर्किट के लिए चैनल का उपयोग कर सकते हैं। कनेक्शन को विभाजित करना मल्टीप्लेक्सिंग ही कहलाता है। कनेक्शन को विभाजित करना ही मल्टीप्लेक्सिंग है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कंपनियों और यहाँ तक कि व्यक्तियों के द्वारा लीज लाइन का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वह तेजी से डेटा ट्रांसफर रेट्स को वहन करते हैं। इंटरनेट का भारी उपयोग किया जा सकता है। उस दशक में कंपनियों ने ये सोचा कि आने वाली पीढ़ी को ये तय है कि वो इस चीज़ का उपयोग करेंगे, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा है। वीएसएटी क्या होता है? बहुत छोटा सा एक आर्मेचर टर्मिनल है। वीएसएटी का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल आर्मेचर टर्मिनल प्रौद्योगिकी है, जिसे हम आमतौर पर एक निजी पृथ्वी स्टेशन के रूप में संदर्भित किया जाता है। पृथ्वी स्टेशन को उपग्रह सिग्नल के माध्यम से डेटा सिग्नल प्रसारित करने प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। वीसेट में बहुत छोटा शब्द शामिल होता है। वीसेट डिश एंटीना के आकार पर संदर्भित होता है। हमारे घर में वो जो टाटा स्काई या एयरटेल के जो लगे होते हैं कनेक्शन, लगभग वो वीएसएटी जैसे ही होते हैं, वेरी स्मॉल आर्मेचर मीटर। एंटीना आमतौर पर लगभग 4 फीट व्यास का होता है, वही छतरी जो आपके घर में लगी हुई है। इसमें एक लो नॉइस कन्वर्टर लगा होता है जो उपग्रह से सिग्नल प्राप्त करता है, और एक ब्लॉक अप कन्वर्टर होता है जो तरंगों के रूप में संकेत प्रसारित करता है, और एंटीना को जमीन पर तैनात किया जाए, जैसे छत पे लगाया जा सकता है। ये उस समय का प्रोजेक्ट था। ये आपसे 10 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। आपके घर में, सभी के घर में डिश एंटीना लगा होगा? लगा है सभी के घर में डिश एंटीना लगा हुआ होगा। तो वीसेट के व्यवसायों को व्यक्तियों में दोनों की सेवा के लिए बनाया गया था, और इसमें विशिष्ट प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग शामिल है जो कि प्रभावी दूरसंचार इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंटीना प्रणाली के उपयोग के माध्यम से एक वीसेट कनेक्शन स्थापित किया जाता है और एक आपका पीसी या मोबाइल उपकरण के सहायता से संचार करता है। फिर एंटीना उपग्रह से संकेत भेजने प्राप्त करने के लिए ट्रांसीवर घटकों का उपयोग करता है। इसका उपयोग समुद्री इलाकों, दूरस्थ जमीन इलाकों में किया जा सकता है ना। इसके बाद आता है मेन टॉपिक जो है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता भी है, वो आता है यूआरएल। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दिख रही है? तो कोई मुझे आप में से ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? डायल अप में होती है कि ब्रॉडबैंड में होती है? कोई बता कोई बता पाएगा आप में से कोई? किसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? ब्रॉडबैंड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ना। अभी हम हाल ही के दिनों में 1-2 महीनों में हमने पेपरों या अखबारों में भी पढ़ा कि 30 दिन के लिए फ्री ट्रायल दे रहा है जियो। उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में 100 एमबीपीएस की स्पीड दे रहा है। तो वो अपनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का जो है प्रचार कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में जो नेट की स्पीड होती है वो 100 एमबीपीएस या इससे ज़्यादा की भी होती है, और उसे आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। आप में से सब लोग पिक्चरें देख रहे होंगे इस समय, कोरोना में सभी ने पिक्चरें देखी। आप में से कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल पे मत सर्च करिए। यदि आपको पता हो तो जरूर बताइए ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। कहते हैं ना ओटीटी पे रिलीज हो गई पिक्चर, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आ रही है, कोई ये कह रहा है नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा ओटीटी क्या होती है?
शिवानी अहिरवार जी, आप बताएंगे ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता? नाम सुना है इसका, ओटीटी का? ये नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना कभी? सुना है? ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं, सामने देखिएगा। ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ना? ओवर द टॉप media services have become quite popular in India since last few years। over the top media service OTT होता है ना? और ये OTT सर्विस जो होती हैं, ओवर द टॉप सर्विसेज, ये आपकी इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग मीडिया को सपोर्ट करती है। सन 2018 में इसे OTT मार्केट को इंडिया पे लाया गया था, और लगभग 2150 करोड़ का कारोबार हो चुका है इस समय। 2150 करोड़। कभी सुना है का आपके इतना पैसा आपने देखा है कहीं पे? आप में तो इसका मार्केट आपने समझ में आया ओटीटी का क्या हो गया? हम में से आधे से ज्यादा जो बच्चे जो हैं, जो पिक्चरें ये देख रहे हैं, ये हमारा जो नेट का पैसा है, ये कन्वर्ट होके उन तक पहुंच रहा है। जितनी हम रात भर में वेब सीरीज देखते हैं, उसका पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, और हम उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कितने लोग देखते हैं वेब सीरीज? सभी देखते हैं? नहीं देखते हैं? अब नहीं देखते, चलिए कोई बात नहीं। तो इसी के आगे अब हम इसे बढ़ेंगे। मैं आपको लेके जाता हूँ इसमें। तो हम यूआरएल के बारे में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर एक रिसोर्स का एड्रेस होता है, और प्रोटोकॉल जिसमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें इस्तेमाल की सुविधा दी जाती है। जैसे घर के पते से व्यक्ति के रहने के स्थान का पता चलता है। याद ध्यान से सुनिएगा, जैसे घर के पते से, जो घर का पता होता है, घर के पते से व्यक्ति के रहने के स्थान का पता चलता है, वैसे ही यूआरएल से वेब रिसोर्स के स्थान का पता चलता है। इसलिए अक्सर यूआरएल को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। यूआरएल में निम्नलिखित जानकारी होती है: रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल, सर्वर का स्थान जिसमें आईपी पते या डोमेन नाम होता है, सर्वर पर पोर्ट नंबर जो कि वैकल्पिक होता है, सर्वर की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रिसोर्स का स्थान, और एक फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई विकल्प होता है। जैसे एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा रहता है http://www.mcu.ac.in। इसमें http का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और MCU जो होता है ये उसका डोमेन नेम होता है ना? ये उसका डोमेन नेम होता है जिसके कारण उसको पहचान मिलती है। एसी जो है ये टॉप लेवल डोमेन होता है, एक्सटेंशन होता है। ये ईडीयू भी यदि होता है तो एजुकेशनल वेबसाइट हो जाती है, और जीयूवी है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। जैसे आपने एमपी ऑनलाइन का नाम सुना होगा, लगभग वैसी है। डॉट इन क्या होते हैं? उसका भौगोलिक डोमेन है कि ये इंडिया की वेबसाइट है। कहीं यूके लिखा होगा तो ये समझ लीजिए कि वो यूके की वेबसाइट है। तो ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये किसी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जिससे इसके बारे में हमें आसानी से पता चल पाता है ना? www.mcu.ac.in या www.google.com, ये इन सब के एग्जाम्पल होते हैं। पोर्टल क्या होता है? अक्सर हमसे पूछा जाता है, विद्यार्थियों के शॉर्ट उसमें भी आता है कि पोर्टल क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, वेबसाइट के समूह को पोर्टल कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। पोर्टल वास्तव में स्वयं भी एक वेबसाइट होती है, याद रखिएगा, जिससे दूसरे कई अन्य संबंधित वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। पोर्टल से विभिन्न सोर्सेस की जानकारी जुटाकर व्यवस्थित रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही पोर्टल पे कई तरह की सेवाएं भी दी जाती हैं। जैसे कई पोर्टल
यूज़र को सर्च इंजन की सुविधा देते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी, चैट फोरम, होम पेज और ईमेल जैसी सुविधाएं होती हैं। पोर्टल पर सर्च इंजन, सब्जेक्ट डायरेक्टरी और अन्य सर्विस में एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केट, शॉपिंग आदि की लिंक होती है। इन लिंक के द्वारा हम उस वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पोर्टल पर समाचार, स्टॉक मूल्य, फिल्म के आधारित पे गपशप आसानी से हम देख सकते हैं। बहुत से पोर्टल्स को यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकता है। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल एक बड़े सर्च इंजन, ब्राउज़र प्रोवाइडर द्वारा आयोजित स्पॉन्सर्ड होते हैं। पोर्टल साइट पर सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपना ध्यान दो सर्विस पर अधिक लगाते हैं, एक मनोरंजन पे और एक इंफॉर्मेशन पे। वेबसाइट के पहले पेज पर यूज़र के लिए ये दोनों सर्विस उपलब्ध होती हैं। साधारण अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि पोर्टल वो वेबसाइट होती हैं जो यूज़र को मनोरंजन और इंफॉर्मेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, और जहां यूज़र इंटरनेट पर अधिक से अधिक का अनुभव जो होता है प्राप्त कर सकता है, पोर्टल उसे कहते हैं। अब कुछ प्रचलित पोर्टल भी हैं, जैसे एक इसमें पोर्टल होता है नेटस्केप डॉट कॉम, याहू डॉट कॉम, एक्साई डॉट कॉम। ये जो होते हैं ये पोर्टल कहलाते हैं। आप में से कितने लोगों ने याहू की वेबसाइट कभी चलाई हुई है? याहू की वेबसाइट चलाई है आप लोगों ने कभी? समझ में कुछ नहीं आया था। देखिए, हमारे कॉलेज के समय पे यदि हमने कहें कि सबसे अच्छी वेबसाइट यदि हम लोग जानते हैं, तो वो एक ही वेबसाइट हुआ करती थी जिसे हम लोग चलाते थे। वो थी याहू की वेबसाइट। याहू की वेबसाइट जैसे ही हम चलाते थे, मैं आपको स्क्रीन से भी शेयर करता हूँ, .yahoo.com। स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही? तो www.yahoo.com जैसे ही हम खोलते थे, तो ये देखिए हमको ये सबसे टॉप हेडिंग जो आपको दिख रही होगी वो in.yahoo.com, मतलब इंडिया का पोर्टल है ये। और बहुत सारी, जैसे हमने कहा, वेबसाइट्स का कॉम्बिनेशंस होता है, और इस वेबसाइट के कॉम्बिनेशन से पोर्टल बनता है, इसलिए याहू को पोर्टल कहते हैं। इंफॉर्मेशन इसमें लगी हुई होती है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो होती है इसमें चलती हुई रहती है। जैसे इंडिया का मैच चल रहा है तो ये बता रहा है, जियो मार्ट का ऐड चल रहा है, और जैसे जैसे आप चीज़ें इसमें देखते जा रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें आती जाती हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती हैं। अब ये अ, मौसम की जानकारी दे रहा है, अलग अलग रूप से ये चलती जाती है, तो ऐड इसमें साथ में चलते रहते हैं और जानकारी ये शेयरेबल चलती रहती है। तो ये याहू का पोर्टल है, इसमें याहू की ईमेल सर्विस भी चलती है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। जीमेल की सर्विस तो जैसे आज आप यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा चलती है, पर एक ज़माने पे याहू की ईमेल आईडी सबसे फेमस आईडी हुआ करती थी। लोग अपने प्रोफेशनल सीवी में, रिज्यूम में याहू की आईडी ही लिखा करते थे, उस समय बहुत फेमस था ये। अब उतनी फेमस लाइटी नहीं होगा, क्योंकि गूगल की जो जीमेल आईडी थी उसने अपना वर्चस्व सबसे ज़्यादा स्टेब्लिश बना लिया है। एक पोर्टल और भी चला करता था उस जमाने में, आपको स्क्रीन सभी को दिख रही है? उस जमाने में एक पोर्टल और चला करता था, रेडिफ मेल का नाम आप लोगों ने सुना है कभी? जो, हाँ, ये रेडिफ मेल जो थी ये इंडियन पोर्टल था। जैसे आप याहू विदेश के लिए बोल रहे हैं कि बाहर का है, गूगल भी बाहर ही का है, उस समय रेडिफ मेल जो था ये इंडियन का करेंसी का पोर्टल बना हुआ था पहले, और इसी में ही सारी चीजें चला करती थी। स्पीड स्लो है हल्की सी। इसमें भी रेडिफ मेल में ईमेल की सुविधा इसमें भी दी जाती है। ईमेल आप आईडी बना लीजिए, पासवर्ड बना लीजिए, तो आपकी रेडिफ मेल पे भी चलाया जा सकता था। लगभग सेम सर्विस इस ये भी दिया करता था। कौन कौन सी सर्विस आपको चाहिए, चला करता था, रेडिफ मेल के नाम से ये चला करता था। ठीक है, तो याहू में, गूगल में और इसमें सभी में अलग अलग रूपों में ये पोर्टल्स में चला करता था। बात समझ में आई आप लोग को कि नहीं आई? पोर्टल्स क्या होता है? जिसमें बहुत सारी वेबसाइट सर्विस जो एक साथ पे जुड़ जाती हैं। तो याहू था, एक साइट था। पोर्टल की सहायता से हम अन्य वेबसाइट से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है।
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था सरल होती है, ईमेल आईडी अकाउंट बन जाता है। पोर्टल वेबसाइट से जोड़ने के लिए एक गेट की भांति कार्य करता है। पोर्टल पे वेब होस्टिंग की सुविधा मिलती है। पोर्टल पर लगभग सभी प्रकार की मशीनें जो होंगी वो आसानी से जुड़ जाती हैं, इसलिए इसका उपयोग भी हम करते हैं। इंटरनेट सर्विस क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। इंटरनेट सर्विस हमें भारी मात्रा में जानकारी जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे एक्सेस करने की अनुमति देती है। निम्नलिखित ब्लॉक डायग्राम की सहायता से हम इंटरनेट की सेवाओं को चार विभिन्न श्रेणियों में हम दर्शा सकते हैं। इंटरनेट की सर्विस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे चार तरह की सर्विसेज इंटरनेट सर्विस में यूज़ होते हैं। एक होती है कम्युनिकेशन सर्विसेज, दूसरी होती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, तीसरी होती है वेब सर्विसेज और चौथी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। है ना, याद रखिएगा चार तरह की ही होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज और वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें ये यूज़ होती है। तो इसमें जो सबसे पहली है, हम कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ें तो विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध होती हैं जो व्यक्तियों या समूहों के साथ इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज का संक्षिप्त परिचय निम्न यूज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि हम अपने मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाना और ईमेल कैसे भेजते हैं ये भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। टेलनेट, टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन नेटवर्क, एक दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाता है, इंटरनेट सेवा से जुड़ा हुआ रहता है। न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, वैसे समाचार समूह हिंदी वर्ड है, इसका सही फुल फॉर्म है न्यूज़ ग्रुप। लोगों को सामान्य हितों के विषयों पर चर्चा कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे आज आप दैनिक भास्कर, पत्रिका, जागरण जोश या कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप आसानी से न्यूज़ ग्रुप हुआ करा करता था। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करने वाली नई कई इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस मौजूद होती हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है, जिसमें एक एफटीपी यूज होता है। एफटीपी यूजर की फाइलों को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। एफटीपी का फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। आरची, यह सार्वजनिक एफटीपी साइटों और उनकी सामग्री को अपडेटेड डेटाबेस है। यह एक फाइल को उसके नाम से खोजने में मदद करता है। एक होता है गोफर, दूरस्थ साइट पर दस्तावेजों को खोजने, रिट्रीव करने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। वेब सर्विसेज क्या होती हैं, वेब सर्विसेज वेब पर एप्लीकेशन के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति प्रदान करता है। वेब सर्विसेज का उपयोग करते हुए एप्लीकेशन आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू डब्ल्यू को W3 के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पे कई सर्वर्स में सेव डॉक्यूमेंट तक पहुंचने का एक तरीका प्रदान करता है। इन डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक हो सकते हैं। हाइपरलिंक यूजर को डॉक्यूमेंट्स के बीच नेविगेट करने की अनुमति प्रदान करता है। इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देखिए। अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिकों के द्वारा या एक दूसरे के रिसर्च पेपर अन्य इंफॉर्मेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होता चला गया और इसमें नई नई तकनीक को जोड़ा जाने लगा। आधुनिक इंटरनेट हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो गया। हमारे रोजमर्रा के लगभग सारे कार्य को इंटरनेट के माध्यम से ही हम घर बैठकर करने लगे। अपनी शुरुआती में इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही यूज हुआ करता था। आज चिकित्सा से लेकर दैनिक उपयोग से लेकर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तक इन सभी का उपयोग जो है ना किया जाने लगे। एप्लीकेशंस इनके उपयोग जो होते हैं बढ़ गए। तो यहाँ तक चीज़ें जो हैं इंटरनेट की हैं पूरी की पूरी। आपको कुछ चीज़ें इसमें कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? अच्छा, 100 एमबीपीएस में की स्पीड यदि इंटरनेट में कहीं दिख रही है तो एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? यदि कहीं पे 100 एमबीपीएस की स्पीड की चर्चा हो रही है
तो एमबीपीएस का पूरा नाम क्या होगा? हाँ, एमबीपीएस का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। तो यहाँ तक सभी को चीज़ें समझ में आई। इसके आगे जब हम कल आगे इसके पढ़ेंगे तो इसके टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, जा सकते हैं।